नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस अंक में। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछले कई दशकों में कई बड़े परिवर्तनों का सामना किया है। उसी का परिणाम है कि आज भारत की बेटी राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, कहीं वो आज जिला दंडाधिकारी है, कहीं पायलट है, पुलिस है, तो कहीं समाज का आईना बनकर समाज की सेवा कर रही है। एक नारी से शिक्षित और सशक्त नारी बनने का हमारा ये सफ़र इतना सहज और सरल नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कई परीक्षाएं दी हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और कई रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़कर हमारे लिए एक स्वतंत्र समाज का निर्माण किया है। वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण में शासन प्रशासन ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए शासन कई प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही हैं। आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि महिला सशक्तिकरण में शासकीय योजनाओं की क्या भूमिका है। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए दर्शकों आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले है मेरे साथ अर्चना सैमसन जी। आप है परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बस्तर। वहीं हमारे दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ है महफूजा हुसैन जी। आप हैं डायरेक्टर आरफा वेलफेयर फाउंडेशन की। आप अपने फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांग बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कई शीर्ष पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। तो चलिए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हम हमारे आज के आमंत्रित मेहमानों का। अर्चना जी, महफूजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न अर्चना जी आपसे यही है कि राष्ट्र के निर्माण में आप महिलाओं की स्थिति को कहाँ देखती हैं? जैसे कि मैडम, राष्ट्र के निर्माण में हम देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका बहुआयामी है और अति महत्वपूर्ण है। और महिलाओं की स्थिति राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार और उनका बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की बहुत पूर्ण भागीदारी रही है उनकी। और जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं हमारे बीच में बहुत सारे पदों में रह के, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में रह के, ऐसी महिलाओं का मैं नाम आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे कि रानी दुर्गावती रही हैं, महारानी लक्ष्मीबाई रही हैं, सरोजनी नायडू का नाम है, और सावित्री फुले का नाम है, और मदर टेरेसा जो रही हैं, जो समाज के लिए विभिन्न आयामों में रह के वो काम करना चाही हैं और समाज के उत्थान के लिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र को दी हैं। और वो हर एक पहलू में अपने कार्यों के माध्यम से समाज को बढ़ाने का प्रयास किए हैं, चाहे वो स्थिति अनजानी हो, चाहे उनके समय के अनुसार अनुकूल ना रहा, फिर भी वो इस चीज़ की लड़ाई करके और महिलाओं का योगदान वो सर्वप्रथम अपने वहाँ पे दी हैं। और आज हमारा राष्ट्र उनको जाना जाता है कि वो एक महिला, सशक्त महिला के रूप में हमारे राष्ट्र में कार्यरत रही हैं और समाज को एक अच्छे स्तर पे और शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, सारे स्तरों पे वो अपना समाज को बढ़ावा देने के लिए काम की हैं, जो कि हमारे लिए एक पूजनीय है और सार्थक भी रहा है। और उनके आदर्शों को लेकर हमने भी इस चीज़ को सीखा है और जिस पद पे हम काम कर रहे हैं उसका भी उनको भी श्रेय जाता है कि वो शिक्षा की ओर हमको बढ़ावा मिला तो हम शिक्षा ग्रहण कर पाए और इस पद में हम काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम महिलाओं को भी यही शिक्षा दे पाएँ। महफूजा जी, इसी प्रश्न पे आपका दृष्टिकोण भी जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण आज की परिधारणा में इतनी आवश्यक क्यों है? सुनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आज नहीं, ये सदियों से हमारे लिए ज़रूरी था जी। लेकिन अब समय बदला है, मानसिकता बदली है, सोच बदली है, खासकर महिलाओं की। अब वे अपने बारे में सोचने लगी हैं जी। और इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ सशक्तिकरण का। अब पहले की जो महिलाएं थी, घर परिवार पर निपुण थी, वो नहीं समझती थी कि मतलब और इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। बेहतर यही था कि घर और परिवार और बच्चे। लेकिन इसमें भी महिलाओं का एक सोच है कि अब हम घर परिवार और बच्चों के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको समझ में आया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनना, इससे न केवल वो अपने लिए एक मजबूती वाला स्टैंड नहीं ले रही है, साथ ही साथ अपने परिवार को भी मजबूत कर रही है, समाज को कर रही है। सशक्तिकरण हमारे देश को उन्नति की ओर लेकर जा रहा है, एक महत्वपूर्ण आधार है सशक्तिकरण महिलाओं के लिए।
तो जो समय अभी है उसके आधार पे जो नई नई चीज़ें महिलाएं अपने लिए सोच रही हैं उसको ग्रहण करी, जैसे मैडम ने बताया कि जिस पद पे मैडम है और महिलाओं के लिए इतने सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर वो आए हैं, तो एक सरकारी योजनाओं के तहत हमें बहुत एक सरल रास्ता मिला है, एक नेतृत्व मिला है जिसके कारण हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। आज की महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकती हैं और इससे और बेहतर है जब महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा, बराबरी का अधिकार, जब ये दोनों साथ में भूमिका निभाते हैं ना तो समाज और ज़्यादा निखर कर आता है और इनकी जो जिम्मेदारी जो आपस में बढ़ जाती है उससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। अर्चना जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है, क्योंकि जिस विभाग का आज आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहाँ स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, महिला स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो महिलाओं के लिए उनका स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैडम, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति महिला बाल विकास हमारा जुड़ा हुआ है, साथ में स्वास्थ्य विभाग भी जुड़ा हुआ है। हम दोनों विभाग ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करते हैं। एक अच्छा उदाहरण मैं बता दूं कि एक महिला है, उस महिला का स्वास्थ्य जब तक परिवार में अच्छा नहीं रहेगा और वो महिला अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो अपने घर का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएगी और स्वयं को उठने के लिए उसका स्वास्थ्य का रहना अच्छा रहना बहुत उचित है, क्योंकि वो पूरे परिवार की संरक्षण और पालन और पोषण करती है। तो हम दोनों विभाग एक ऐसे आयाम पे हम हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा विभाग अगर पोषण आहार से संबंधित अगर हम कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य के संबंधित उनको जो टीके लगना चाहिए, जो आयरन की गोली मिलनी चाहिए, जो समय पे उनको देखरेख होना चाहिए, जो जांच होना चाहिए। जैसे कि महिलाओं के हम देखते हैं कि मासिक धर्म के समय जो परिवर्तन आता है और जो परेशानियां होती हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड रहती हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी उनको सलाह देते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित। वैसे ही हमारी गर्भावस्था के दौरान हमारे विभाग से तो उनको हम पंजीयन करते हैं, साथ में स्वास्थ्य विभाग भी पंजीयन करता है और उसको जब तक वो प्रसव नहीं हो जाती, गर्भावस्था से लेके हमारा विभाग ऐसा है कि गर्भावस्था से लेके 6 साल तक के बच्चों की पूर्ण रीति से स्वास्थ्य और पोषण आहार पे हम उनकी देखरेख करते हैं। तो स्वास्थ्य में जब तक उसका भरपूर संतुलित आहार नहीं होगा और व्यायाम नहीं होगा और पूर्ण रीति से अगर नींद नहीं लेगी तो ये सारी चीज़ें मिलके उसके स्वास्थ्य के प्रति अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। तो कहीं व्यायाम की भी जरूरत है और परिश्रम भी जरूरी है और साथ में संतुलित आहार की भी जरूरत है। जी, आगे और बहुत कुछ जानेंगे आपसे गर्भस्थ महिला और बालिकाओं के स्वास्थ्य पर। उससे पहले महफूजा जी, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि हर क्षेत्र को छोड़कर महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा, उनका सशक्तिकरण, समाज सेवा, आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना? आपने अपने सफ़र की शुरुआत कैसे की? ये शुरुआत नहीं होता है जी, ये आपके अंदर होता है ना। और ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि हम महिला हैं और मुझे एक महिला के रूप में मैं दुनिया में आई हूँ। तो जब हम महिला ना, हमारे अंदर ममता इतनी भरी हुई है, एक मतलब वो छोटे बाल अवस्था से लेके जब हम अपना देह त्याग देते ना, ये चीज़ हम सब में कॉमन रहती है, दया भावना। तो ये नेचर में था मेरे कि मुझे मतलब लोगों का हेल्प करने अच्छा लगता था, किसी की तकलीफ देखना मतलब नहीं होता था कि मैं किसी की तकलीफ देख पाऊँ। तो सोचती थी कि मैं इनके लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। आप जाओगे किसी को खाना खिलाओगे, एक टाइम की भूख खत्म होगी, लेकिन आप उनके लिए लाइफ टाइम के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो अंदर तक ना ये सवाल मतलब घिरे रहते थे कि कैसे मैं क्या कर सकती हूँ। और हमेशा से मेरा ये था कि मुझे अपने आसपास के लोगों को देखना है, मुझे देश दुनिया नहीं बदलना है। तो जब शुरुआत हुई तो ऐसे हुई, मम्मी बताते हैं कि मैं अपने बुक्स कॉपी स्कूल में छोड़कर आ जाती थी। फिर रीज़न पता चलता था कि उसके पास होता नहीं था, इसलिए मैं अपनी कॉपी दे देती थी। उस समय समझ भी नहीं थी कि मैं अपने नोट्स दे रही हूँ, मुझे खुद से बनाने पड़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ते गया। मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो जगदलपुर का सबसे बड़ा स्लम है, तो वहाँ पे बहुत सारी कमियाँ थी। तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशे में थे। बहुत स्पीडली जगदलपुर चेंज हुआ और जैसे जैसे चेंज हुआ है
और नशे की चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन बच्चों ने यूज़ करना स्टार्ट किया। जी। तो मैंने उन बच्चों का ग्रुप बनाया एक। ये नशा ऐसा होता है कि आपके समझाने से कोई नहीं समझेगा जब तक अंतरिक्षा विल पावर आपकी ना हो। जी। तो मैंने देखा ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं, ऊपर ऊपर माले से जंप कर रहे, तो मैंने उनको डांस वर्कशॉप रखा, जो उनकी एनर्जी थी उसको उसमें कन्वर्ट किया। तो लकीली बच्चे स्टेट लेवल कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए। वाह। तो मुझे भी बहुत बढ़िया, उससे जी। कॉन्फिडेंट आया कि हाँ बदलाव आ रहा है, मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, इसके बाद सफ़र शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, मेन आधार जिससे बहुत जल्दी और अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। तो फिर मैंने ऐसे बच्चों को चुना जो पढ़ना चाहते थे, किसी वजह से ड्रॉप आउट थे। फिर उनको मैंने निःशुल्क ट्यूशन दिया, प्राइवेट ओपन स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भराए, उनको एग्ज़ाम दिलाया। जो कंपटीशन डांस के लिए भेजती थी, बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते तो उनको प्राइज़ मनी मिलता था, उससे हमने उनकी फ़ीस भरी और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। फिर उसके बाद मुझे पता चला महिला बाल विकास एक संस्था है, विभाग है जहाँ पे महिलाओं के लिए काम हो रहा है। मैं उस विभाग से जुड़ी, महिलाओं के फ़ायदे की जो वहाँ पे योजनाएं थी, जो भारत सरकार द्वारा जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे महिलाओं के लिए, उनके बारे में जाना। फिर हमने ग्रामीण महिलाओं के लिए ब्रिज का काम किया, जो मेरी संस्था है आरफा वेलफेयर फाउंडेशन। हमने सरकार और ग्रामीणों के बीच में, ज़रूरतमंद ग्रामीणों के बीच में ब्रिज का काम किया। योजनाएं आखिरी ग्रामीण महिलाओं तक, आखिरी ज़रूरतमंद लोगों तक हम कैसे पहुँचाएं, कैसे उनके काम आए। सरकार बहुत अच्छा काम करी, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं सशक्त बन सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही है। ये दायित्व हमने लिया कि उस जिम्मेदारी को उन तक पहुंचाएं। आगे मैं अर्चना जी आपसे जानना चाहूँगी कि विभाग की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो किशोरी बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए संचालित हैं? हमारे महिला बाल विकास में किशोरी बालिकाओं को अभी सबसे पहली बात तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं, जो सबसे पहले राज्य सरकार का है, मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जिसमें हमारी किशोरी बालिकाओं को, मेधावी छात्रों को हम सम्मानित करते हैं, पुरस्कार से सम्मानित किए। अभी रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारे राज्य सरकार द्वारा जो हमको निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें मेधावी छात्रों को हमने सम्मानित किया और साथ में वाद विवाद जिस चीज़ों में वो प्रतिभागी रहे हैं उनको पुरस्कार भी वितरण किया गया, प्रमाण पत्र भी दिया गया। और किशोरी बालिकाओं के लिए हमारे बहुत सारी योजनाएं हमारे विभाग से भी चल रही हैं कि एक तो पहली बात मेरे विभाग से तो मैं आपको बता दूं, टेक होम राशन के रूप में उनको पोषण आहार दिया जाता है और साथ में 11 से 14 वर्ष की जो बालिका हैं, वर्ष 2011 से ये संचालित है, किशोरी शक्ति के रूप में चला, फिर सबला योजना के रूप में चला और अभी भी चल रहा है हमारे बस्तर ज़िले में। मैं आपको बता दूं कि जो 11 से 14 साल की बालिका हैं, उनको भी शिक्षा के लिए जो शाला त्यागी हो गई थी उनको हमने प्रोत्साहित किया और शाला में प्रवेश कराया गया उनका भी। और जितनी 11 से 18 साल की जो बालिका, किशोरी बालिका हैं, उनके लिए भी शिक्षा के साथ साथ विकास कौशल योजनाएं जैसे कि ब्यूटिशियन का है, रिटेल का है और आपका सिलाई बुनाई का है, ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। जो इच्छुक बालिकाएं हैं उनको लाइवलीहुड आड़ावाल जैसा जगह है हमारा, वहाँ हो रहा है और तितिर गांव जैसे जगह हैं, रिटेल का दे रहे हैं किशोरी बालिकाओं को। और ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी किशोरी बालिकाओं के लिए हम शासन के द्वारा जो भी हमको निर्देश प्राप्त होते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो शाला त्यागी ना हो पाए, जो बीच में शाला जाने के लिए ड्रॉप आउट जो बालिका होती हैं, उनको हम इतना सशक्त करें कि वो शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक हों। और एक और आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए और हमारी किशोरी बालिकाओं के लिए हमारे राज्य सरकार द्वारा अभी वर्तमान में रजत जयंती में स्वास्थ्य मेगा कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें किशोरी बालिकाओं का सिकल टेस्ट हुआ, एचबी टेस्ट हुआ और हीमोग्लोबिन का भी उनका टेस्ट हम कर रहे हैं और साथ में उनको आयरन की गोलियां भी दिए। और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बस्तर जिला के लिए जो है कि
सिकल टेस्ट होना बहुत जरूरी। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है, जैसा कि आपने अपने सफ़र के बारे में बताया, बहुत ही व्यापक है आपका सफ़र, हर क्षेत्र को आपने छुआ है। निसंदेह जब ये सफ़र आपने शुरू किया होगा तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी, कई बार मन घबराया भी होगा, आत्मविश्वास में कमी भी आपने महसूस की होंगी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि आप फिर से गिरकर खड़ी हुई? किस तरह से आपने अपने आप को प्रोत्साहित किया, अपनी सोच को बदला? बहुत सही कह रही आप, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, आसान नहीं था मेरे लिए। जी। सबसे पहली चुनौती ये थी कि मैं महिला हूँ, सबसे बड़ी चुनौती। उसके बाद निजी जीवन में मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे ऊपर एक बच्ची की मेरी बिटिया है, उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी भी थी जी। तो एक समय पे ऐसा है, मैं सीवियर डिप्रेशन में गुजरी जी। और उस समय मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था, लेकिन जो हम अंदर महसूस करते हैं वो हम जानते हैं। तो जब एक महिला उस चीज़ से लड़ लेती है ना, अपने अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें विजय प्राप्त कर लेती है ना, और अपने आप के लिए खड़े हो जाती है। जब तक मैं अपने लिए नहीं खड़ी होंगी ना, मैं समाज के लिए नहीं खड़ी हो सकती। जब अपने लिए खड़ी होती है ना कि हाँ हो गया, अब मैं कर सकती हूँ, अब मुझे करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर एक लोगों की उम्मीद थी मुझसे, बहुत सारी महिलाओं की उम्मीद हूँ मैं, है ना। फिर मेरी बिटिया, तो मेरे परिवार का जो मुझे सपोर्ट मिला तो वो मुझे फिर से खड़े होने में बहुत मदद किया। तब मुझे समझ में आया कि परिवार का जो एक सपोर्ट होता है मेंटली और इमोशनली कितना ज़रूरी है। और फिर वो एक नन्ही सी बच्ची थी मेरे पास जो मेरे से ज़्यादा मोटिवेटेड थी, उसने मुझे मोटिवेट किया। फिर जब हमने धीरे धीरे जाना तो मैं अकेली ऐसी महिला नहीं हूँ, समाज में मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं जो इस पीड़ा से गुजर रही थी। और कहते ना, दर्द ही दर्द को ढूंढ लेता है, तो हम आपस में कनेक्ट हो गए। और जब मैं पहली बार पुलिस कंप्लेंट करने गई थी, मुझे FIR लिखना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था एप्लीकेशन कैसा लिखना है। और आज मैं कम से कम 100 से ज़्यादा FIR और एप्लीकेशन लिख चुकी हूँ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। तो ये धीरे धीरे जो महिलाएं मुझसे जुड़ती गई ना, वो उनके दर्द ने मुझे मोटिवेट किया। वो चीज़ मुझे प्रेरित करी कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे महिलाएं या लोग, ज़रूरतमंद लोग जागरूक नहीं हैं। तो ऐसे करते करते सुनीता जी, आज मैंने 93 बच्चों को गोद लिया है और 8 गांव है। अभी जो मांदर गांव था जहाँ पे बाढ़ आई थी, वो 9वां गांव है जिसको मैंने गोद लिया है। बहुत खूब। और मैं यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा पे काम कर रही हूँ और अभी इनके लिए हमने कुछ योजनाएं जो मैं शेयर करी थी आपसे, ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके। अर्चना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब समय बहुत कम है, फिर भी एक प्रश्न पे आपसे उत्तर चाहूँगी कि आपको महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आप अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कई वर्ष का अनुभव है आपका, क्या कुछ महसूस करती हैं आप? बस्तर की महिलाएं कितनी जागरूक हैं? बस्तर एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे समूह से कम आदिवासी महिलाएं % आते हैं इससे। और आदिवासी महिलाओं में सबसे पहले सशक्तिकरण पे तो ये बात मैं बोलूँगी कि स्व सहायता समूह जो ग्रुप हुआ, फुलबासन का नाम आप जानती हैं, जो राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से थी, और वो जो स्व सहायता समूह में जो रह के काम करी, वो आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं सशक्त हो पाई हैं, आत्मनिर्भर हो पाई हैं, छोटी छोटी बचत कर रही हैं, जो अपने घर परिवार के लिए आर्थिक स्थिति को सुधार पाई हैं। और सशक्तिकरण का सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक हुई हैं। पिछले 30 वर्षों का मुझे, लगभग 30-40 वर्षों का मुझे अनुभव है कि मैं खुद बस्तर ज़िले में जब यहाँ आई थी तो वो बस्तर ज़िला पहले कैसा था और अब कैसा है। लेकिन आज देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल की महिलाएं और शहरी अंचल की महिलाओं में बहुत अंतर है। ग्रामीण की जो महिलाएं हैं उनमें भय, झिझक और ऐसा था, वो शिक्षा के प्रति रुझान नहीं रखते थे, लेकिन आज वर्तमान में वो अपने स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक हो चुकी हैं और लगभग 50% उनमें परिवर्तन आ चुका है। बहुत खूब।
और चलिए महफूजा जी, शहरी क्षेत्र में तो होता ही है, हम जानते हैं कि सारे पढ़े लिखे होते हैं तो उनमें जागरूकता तो आती ही है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि शहरी क्षेत्र से ज़्यादा महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा जागरूक हुई हैं। उनके जीवन काल में उनके सारी बातों में परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देता है। और जहाँ तक हमने अपने विभाग के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको सशक्त बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात ये आपको बता दूं कि अभी जो महतारी वंदन योजना जो चल रहा है, जो महिलाओं को पूर्ण रीति से सशक्त बन रहे हैं, वो अपने लिए आत्मनिर्भर है, अपने परिवार के लिए है, उससे भी वो सशक्त हो पा रहे हैं। ये सशक्तिकरण का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक चीज़ें और आपको मैं बता दूं, हमारे महिला बाल विकास से मातृ वंदना योजना दी जाती है, जो एक गर्भावस्था से एक प्रथम गर्भावस्था में 5,000 की राशि उसके बच्चे के लिए और स्वास्थ्य से संबंधित वो खर्च घर में परिवार में वहन नहीं कर पाते हैं, वो उसके लिए दिया जाता है। और एक बालिकाओं के लिए, बेटी के लिए हम जो द्वितीय बालिका अगर होती है तो उसको 6,000 का एक मुश्त राशि देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हमारे बेटी के सम्मान के लिए है और बेटी को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा विभाग काम कर रहा है, हमारा समाज काम कर रहा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तो अभी बहुत विभिन्न ब्लॉकों में और पूरे छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है और बेटियों को अग्रसर कैसे किया जाए हर मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक स्थिति में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा विभाग मिलके और सारी योजनाओं को निचले स्तर तक भी पहुंचाने के लिए बहुत सशक्त हैं। चलिए कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। महफूजा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों से साझा कीजिए ताकि हर वो स्त्री जो आज ये कार्यक्रम देख रही है, वो कुछ करना चाहती है तो वो अपने डर को पीछे रखकर आगे बढ़ सके। जी सुनीता जी, मैं दूरदर्शन के माध्यम से निवेदन करूंगी, बस्तर की महिलाएं जो मुझे सुन रही है, देख पा रही है, उनसे निवेदन करूंगी, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। अगर आप चाहते हो कि आपका साथ कोई दे तो आपको बोलना पड़ेगा। हमारे पास जो कमी है ना बस्तर में महिलाओं को, शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी फिट है, मतलब मैं कहीं नहीं देखी हूँ। मतलब जो एक सहन शक्ति है ना बस्तर की महिलाओं के पास, वो मैं बहुत जगह काम करी हूँ, मतलब यहाँ जो है ना मैंने वो कहीं नहीं देखा है। लेकिन हमारे में कमी क्या बताए, यहाँ की महिलाएं बोलती नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करती, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करती है। तो अगर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है या आपको कुछ करना है तो आपको बोलना पड़ेगा, अपनी समस्याएं बोलनी पड़ेंगी, अपनी परेशानी बोलनी पड़ेगी। और मैं आप लोग को अश्योर कराती हूँ कि कोई नहीं सुनेगा आरफा वेलफेयर फाउंडेशन, मैं सुनूंगी, मैं हूँ। कुछ करना चाहते हो आप, उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, उसमें भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको खुद अपने लिए पहले खड़े होना पड़ेगा। अर्चना जी, अब आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि दूरदर्शन के माध्यम से ये अवसर हमको मिला और जितनी बातें आप लोगों के बीच हम रह के शेयर किए और बोले भी, तो सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप अधिक से अधिक इस सारी योजनाओं का, शासकीय योजनाओं का भी लाभ लीजिए। और हम लोग तो बैठे ही हैं कि आप लोगों का सहयोग, जैसे कि महफूजा मैडम ने बोला कि हम बैठे हुए हैं आपका सहयोग करने के लिए। आपका अवसर हमको दीजिए कि हम आपका सेवा कर पाएँ और अच्छा से अच्छा आपको लाभ दिला सकें और हर चीज़ों में मार्गदर्शन बन पाएँ। और इस माध्यम से मैं यही बोलूँगी कि आप महिला होने के नाते आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति सजग रहिए, जागरूक होइए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज इस विषय पे बातचीत करके। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश हम हमारी बहनों तक पहुंचाना चाहते थे वो बिल्कुल उन तक पहुंचा ही होगा। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।